बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का हमने आगाज़ करना है। कुछ सेगमेंट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, मेहमान भी होंगे और ख़बरें तो लाजमी शामिल होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी ख़बरें जो हम इकट्ठे करके आप तक पहुँचाते हैं, ये एक्चुअली आप लोगों के ही मसाइल हैं, आप लोगों के ही इश्यूज़ हैं, जो कि सारा दिन फील्ड में हमारे रिपोर्टर जो हैं वो इकट्ठे करके एक गुलदस्ता बना के आप तक हम लोग पेश करते हैं। खैर, गुलदस्ता तो नहीं कहना चाहिए, इतना खूबसूरत गुलदस्ता होता है और उसको किससे हमने रिलेट कर दिया। चलिए जी, आगे चल के ख़बरों की तरफ तो आएंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, उनको सच्चाई की तलक़ीन किया करो, बच्चों को झूठ से बचा के रखना, झूठ से बचा के रखना। हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है कि अगर कोई बाहर आदमी आया मिलने के लिए, अब्बा उसको मिलना नहीं चाह रहा, इस मासूम बच्चे को अब्बा ये कह के भेजता है, बेटा जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये झूठ है, झूठ, गुनाह कबीरा। इससे अपने बच्चों को बचाओ। बच्चों की सबसे पहली और अच्छी तरबियतगाह किसी ज़माने में माँ बाप की तरबियत हुआ करती थी। आज हमने वो तरबियत करना छोड़ दी, इसलिए ये औलाद हमारी आँखों की ठंडक नहीं बन रही, वबाल जान बन चुकी है। इसलिए इनकी अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो नाज़रीन, ये आज का पैगाम था जो आप तक पहुंचाया। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की परवरिश पे अगर आज आप टाइम दे देते हैं, तरबियत पे टाइम दे देते हैं, तो यकीन माने आने वाला टाइम आपका बहुत ज़्यादा सुकून में गुजरेगा। हम इस चीज़ को बहुत फजूल समझ के नज़रअंदाज कर दें कि अच्छा दैट इज़ इनफ कि आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में करा दिया है, तो बस इसके बाद पेरेंट्स का कोई रोल नहीं। खैर, हम बारहा इस पर शोज़ भी कर चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, लेकिन ये पैगाम आज मौलाना साहब ने आप तक पहुंचाया है, ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। ख़बरें कौन सी हैं? आज की पहली खबर तो तबादलों का तूफ़ान अभी थमा नहीं, डीसी लाहौर भी रुखसत हो गए, मोहम्मद अली नए डीसी लाहौर तैनात। एहसास प्रोग्राम चलाने के लिए एहसास टैक्स लगाने की तजवीज़। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की किल्लत, एलडी ने 5 अरब मांग लिए। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन क्या है, आपको आज के शो में ये भी बताएंगे। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं और इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं हम शेयर करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह करम है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सो शुक्र अदा करें सभी लोग। शुक्र हमेशा आपकी नेमतों में इजाफा करता है, ये मैं अक्सर आपके साथ बात शेयर करती रहती हूँ। अच्छा जी, हमारी आज की पहली खबर कौन सी है? तबादलों का तूफान अभी थमा नहीं, पुलिस के बाद अब इधर भी हम देख रहे हैं तबादले। कैसे देखते हैं आमिर भाई इस खबर को? देखिए, अफसोसनाक एक रुझान है पाकिस्तान के अंदर, और ये है कि हम आज तक अपनी ब्यूरोक्रेसी को सियासत से अलग नहीं कर पाए। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का काम जो है वो इंतज़ामी मामलात को चलाना है, सियासतदानों का काम उन इंतज़ामी मामलात पर हुक्म जारी करना है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा रिश्ता है अगर ये तवाज़न के साथ कायम रहे तो। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि हर आने वाला सियासतदान जो है वो अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स को लगाता है और उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है। यानी देखें,
दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही इसके उलट हैं। यानी पहले वो आता है और वो आकर अपने मर्जी के लोग लगाता है, फिर उनकी मर्जी के फैसले करता है, जो कि उलट हो जाता है। बिल्कुल। और यही कुछ हो रहा है। अभी भी जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, वो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड हैं उनको साथ लिए बैठे हैं, वो मीटिंग्स में भी बैठते हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि कौन सा मोहरा जो है कौन से खाने में आएगा और कौन सा मोहरा जो है वो किसको चित करेगा, किसको मात करेगा। ये चित मात की जो ये शतरंज है, इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जब तक आप इंतज़ामी मामलात को सियासी मामलात से अलग नहीं करेंगे, तब तक अच्छा इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में कुछ होने वाला तो नहीं। आपने दे दी। इज इट पॉसिबल? किसी दौर में आपको ये पॉसिबल नजर आया है? अब ये पॉसिबल हो सकेगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। नहीं, ये किसी दौर में नजर नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा था ये बदकिस्मती है कि आज भी जीएम सिकंदर तमाम फैसले कर रहे हैं जो कि रिटायर्ड हैं, और आज एक ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो ग्रेड 7 में क्लर्क भर्ती हुए थे, मोहम्मद खान भट्टी। आप मुझे बताएं, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या इस तरह के फैसले? उमर चट्टा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप मुझे बताएं, कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान क्या कम बुरा अच्छा काम कर रहे थे? बिल्कुल, आपने सही कहा। वो उनकी तारीफ तो उस दिन 14 अगस्त को भी की, परवेज़ इलाही साहब ने भी की कि इनसे ऐसा मैंने इंतजामी अफसर नहीं देखा। लेकिन क्या है, उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया और उनको हटा दिया गया। उमर चट्टा को जो है उनको फारिग करके मोहम्मद अली को ले आए। अब मुझे बताएं, मोहम्मद अली जो है वो सारी ज़िंदगी एहसान मंद रहेगा, वो जीएम सिकंदर का एहसान मंद रहेगा, मोहम्मद खान भट्टी का एहसान मंद रहेगा, परवेज़ इलाही साहब का एहसान मंद रहेगा। वो अवाम का एहसान मंद कब होगा या उनका वर्कर कब होगा? तो ये जो इसके लिए इस्तिलाह हमने निकाली नौकरशाही की, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन इस्तिलाह है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अवाम के लिए तो होते नहीं हैं। कब किसी ज़माने में इनको कहा जाता था कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और बट ये पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है, नौकरशाही है। तो शाही नौकर जो है वो सिर्फ शाह के लिए काम करेंगे, अवाम के लिए कब काम करेंगे? ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये किसी गवर्नमेंट पे नहीं, मैं कहता हूँ तमाम गवर्नमेंट्स ये काम करती हैं और आज तक हम इसको अलग नहीं कर पाए हैं। दोनों शोबों को, सियासत को और इंतज़ामी मामलात को जब तक हम अलग नहीं करेंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे आपकी इंतज़ामी मशीनरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। सियासी पोस्टिंग्स हासिल की जाएंगी, जब सियासतदान दूसरा आएगा आपको खुड्डे लाइन लगाएगा और आपकी जगह पे, चाहे आप जितने मर्जी काबिल हैं, आपकी जगह पर ऐसा बेवकूफ़ ले आएगा जो कि आकर सिर्फ आपकी जी हुजूरी करेगा, यानी उन शाही अहकामात को मानेगा जो नहीं मानने वाले हैं। और ये आपने पिछले अगर 24 घंटों का भी देखा हो या आज का अखबार भी देखा हो, तो बहुत सारे मामलात पे एक पार्टी के सरबरा अहकामात जारी करते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं मशीनरी को कि आप ये एडिशनल सेक्रेटरी को, आईजी जेल खाना जात को, कि आप ये काम करें, आप ये काम करें। मुझे बताएं, इन हालात में खुद परवेज़ इलाही साहब की क्या सीट रहेगी? हाँ, सीएम है वो। इतने ज़बरदस्त आदमी, इतने ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान हैं, लेकिन आज एक कठपुतली से भी कम जो है वो उनकी हैसियत रह गई है। वो मतलब कठपुतली भी अब नहीं रहे और उनकी डोरें पता नहीं किस किस के हाथ में हैं, ये समझ नहीं आ रही। और वो सिर्फ एक नाम के साथ एक वज़ीर आला का वो लाका लगा है, उसी को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसी में रहना चाहते हैं। ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उनकी सियासत जो है अब ख़त्म हो गई, क्योंकि एक पार्टी सरबराह बैठकर उनके इंतज़ामी फैसले भी कर रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक। वो करवा रहे हैं ना अपनी मर्जी से आमिर भाई, उनको भी इस चीज़ से कोई वो उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर वो फैसले ठोंसे जा रहे हैं, वो मजबूर है अपनी। कौन मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी मर्जी से अपनी सीट पर भी नहीं बैठ सकते। पता नहीं वो वाशरूम वगैरह भी जाते हैं, हम पूछ के जाते होंगे मेरा ख्याल है। वो अपनी मर्जी से भाई इस वक्त खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। उनको एक बहुत ऊंची जगह पर बैठे, टेले पर बैठे एक शख्स से इजाज़त लेना पड़ती है कि मैं जनाब आज ये काम कर लूँ, मैं पानी पी लूँ, मैं अभी गुलदस्ता दे दूँ, मैं अभी 1122 का दौरा कर लूँ। मैंने इसलिए कहा कि ये बुज़दार एक स्ट्रॉन्ग सियासी बैकग्राउंड है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। चौधरी परवेज़ इलाही का बहुत स्ट्रॉन्ग। चौधरी ज़ोहर इलाही से आप शुरू हों, चौधरी शुजात हुसैन है। इस खानदान ने सियासत में बहुत सारे लोगों की बहुत खिदमत की है। हाँ, बिल्कुल और बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं। लेकिन उसी ख़ानदान के जो ये रुकन हैं चौधरी परवेज़ इलाही,
इन्होंने ना सिर्फ ख़ानदानी सियासत का नाम मेरा ये अपना तजिया है कि डबो दिया है। उनमें अब ज़रा सी भी सख्त बाकी नहीं रही है। वो इस कदर एहसानमंद हो गए कि उन्होंने अपनी जमात के लिए जिन 10 वोटों को उन्होंने अपने भाई चौधरी शुजात से तोड़ा भी, उनके लिए एक वजारत नहीं ले सके हैं। वहाँ से आर्डर आए, वो आए पार्टी सरबराह, वो सीएम की सीट पर बैठे, वो चीफ सेक्रेटरी की सीट पर बैठे, वो आईजी की सीट पर बैठे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब सिर्फ गुलदस्ता दे दिया, डॉक्टर ने चलेंगे। ये तो आमिर भाई ये चीजें होनी है, एक ट्रेंड बन चुका है ऐसे तबादलों का भी। आपको हालात ऐसे लग रहे हैं ना? नहीं, हालात ऐसे नहीं, चेंज नहीं होगा इसमें। हालात ऐसे नहीं हैं, ये बना दिए। परवेज़ इलाही साहब ने ये गुलामी का तौक खुद अपने गले में डाला है। वो ये गुलामी का तौक है कि उनको जिस तरफ उनकी बाग को खींचा जाता है वो उस तरफ को दौरे चले जाते हैं। तो ये गुलामी का तौक उनकी मर्जी से उन्होंने अपने गले में डाला है और अब उसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि इस्लामाबाद में बैठा एक शख्स जो है वो पंजाब के तमाम मामलात को चला रहा है और पंजाब में बैठा शख्स बेबसी से एक साइड पर बैठ कर ये सारा तमाशा देखता है। अवाम तक फिर इसके असरात आते हैं ना, अवाम को जब मुश्किलात होती है। खैर, हमने बात करनी है जो नए डीसी तैनात हुए हैं और उमर शेर चट्टा साहब की खिदमत कैसी रही, नए डीसी साहब जो हैं वो किन किन तजुर्बात के हामिल हैं, और शहर लाहौर में अगर वो एज ए डीसी अपॉइंट होते हैं तो शहर में बेहतरी इंतजामी मामलात, जो हम छोटे छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े मसाइल डिस्कस करते रहते हैं, तजावुज़ात हो या फिर रॉन्ग पार्किंग है या फिर आप बात कर लें कीमतों में इजाफे के हवाले से, और इसके साथ साथ छोटे छोटे जो शहर के मसाइल रहते हैं उस पर नए डीसी कितने मौसर तरीके से काम कर सकेंगे, कितने वो एक्टिव हैं, कितने एफिशिएंट हैं, कुछ जान लेते हैं। राव दिल शाह साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा नए डीसी जो आए हैं उनकी खिदमत कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ वो अपॉइंट कर चुके हैं, और एज ए डीसी लाहौर क्या आपको लगता है कि वो अपनी खिदमत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो एक बिल्कुल आम, चूंकि सैलाब के दिन है और आजकल तबादलों का सैलाब भी जो है वो बिल्कुल नुमाया है, और यही वजह है कि कल बड़े पैमाने पर तबादले हुए, जिसमें जिस तबादलों के रेले में ना सिर्फ डीसी लाहौर भी बह गए बल्कि कमिश्नर लाहौर ने भी चार्ज कल छोड़ दिया। और इसके साथ साथ अब मेरी बात तो हुई कल मोहम्मद अली साहब से जो नए तैनात हुए, इनकी ताल्लुक बड़े तौर पर इसमें कॉमन वो है और ग्रेड 19 के PS सर्विस के ऑफिसर हैं। फिलहाल अभी जो ये हम कर रहे कल तक एक डीजी के तौर पर, उससे कबल ये 2 अजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर प्राइज सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें डीसी फैसलाबाद और डीसी रावलपिंडी, और इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी जो ब्यूरोक्रेट है वो भी बताया जा रहा है इनके मतलब PSO के तौर पर भी सर अंजाम देते रहे हैं। दूसरा रोज इनसे जब बात हुई तो इन्होंने अपने जो सवाल से भी आगाह किया और उन्होंने कहा कि पेस्ट कंट्रोल का बड़ा इशू है जिस पर काम करने की जरूरत है। डेंगू, पोलियो वो इसको मौसर अंदाज में नई जहत के साथ चलाने की कोशिश करेंगे और औरियों के मसाइल हल करने के लिए फ्रंट फुट पे जो है वो नजर आऊंगा, ये इनका कहना था। अभी जो फैंस हैं वो बड़े हौसला अफजा लग रहे हैं, लेकिन अभी जब इनके साथ काम करेंगे तो अंदाजा लगाना आसान होगा कि किस नौयत की शख्सियत है या किस ठीक है। राव साहब, कुछ डिस्टॉर्शन है, आपको सुन नहीं सही तरह से पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर को मुझे वाइंड अप करना है। नए डीसी मोहम्मद अली का इमरान खान से करीबी ताल्लुक। आमिर भाई, क्या मैंने आपसे अभी बात की थी आपसे कि इस्लामाबाद में बैठा शख्स जो है वो यहाँ इंतजामी फैसले कर रहा है, तो उसमें कोई बैद नहीं है कि उनके जो जानने वाले हैं या वहाँ के जानने वाले हैं वो इस शहर की नई सूबे में हुकूमत करेंगे। और ये जो हमारे जिनको हमने वोट दिया हुआ है परवेज़ इलाही साहब, ये सिर्फ बैठकर, यानी इतना बड़ा शहर है, इसमें जो डीसी तैनात हो रहे हैं उनकी कारकर्दगी नहीं देखी गई, उनका प्रोफाइल नहीं देखा गया, आया ये नहीं देखा गया कि वो इंतजामी मामलात सही तरह से सियासी ताल्लुक देखा गया, सियासी ताल्लुक देखा गया। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासत तबाह करते हुए एक ओहदे को देखा और अब वो बैठे आराम से, मेरा ख्याल है वो नेहरू की तरह बांसुरी बजाएं। शहर जलता है, सूबा जलता है, चलता है नहीं चलता है,
उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फैसले जो हैं वो वाया बनी गाला जो है वो लाहौर पर मुसल्लत किए जाएंगे। तो इस वक्त अगर कहा जाए कि 80 कैदी तख्त बनी गाला दें, तो इससे कोई मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरह की सूरत हाल पर हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, अल्लाह ताला से आगे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतने इतने बड़े इंतजामात सिर्फ अपनी पसंदीदा रिश्तेदारी करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर रखते चले जाएंगे, सिफारिश में आने वाला सिफारिश ही मानेगा, याद रखें। सही आपने कहा। रिश्वत में आने वाला रिश्वत ही लेगा। बिल्कुल सही ये इंटरनेशनल, इसको अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाए तो ये गलत नहीं है। अब ये जो सिफारिश पर आए हैं ये सिर्फ सिफारिश मानेंगे, और जो लोगों के मेरिट पर काम हो रहे थे अब वो भी नहीं है। ये मेरिट का राग गलापने वाले लोगों के हालात हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अपडेट आप तक मतलब क्या है ये मजाक हो रहा है? मैं असल में ना भूख मिटाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करना हूँ, मुझे जगह टैक्स लगाने की इजाज़त दी जाए। मैं इसमें शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा, सिर्फ आमिर रज़ा को जगह टैक्स लगाने की इजाज़त दे दी जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भूखा कैसे सोएगा। एहसास प्रोग्राम के लिए ये जगह टैक्स लगाने वाली बात है। तो पहले आप एहसास प्रोग्राम कैसा एहसास है, ये कैसा प्रोग्राम है जिसमें अवाम का खून निचोड़ कर ही कुछ हिस्सा खुद पी लिया जाएगा और फिर भी उसको एहसास का नाम और उसके बाद कुछ हिस्सा बांट दिया जाएगा और उस पर अपना नाम बनाया जाएगा। ये कैसा प्रोग्राम है? हाँ। यानी इस प्रोग्राम के अंदर अगर एक टैक्सी लगाना है, बेएहसास प्रोग्राम, हाँ बेएहसास, ये बेएहसास प्रोग्राम है। और इस तरह के जगह टैक्स लगाकर तो कोई भी फलाही काम कर सकता है। ये रॉबिनहुड टाइप कोई चीज़ है जिसमें से लोगों के खून निचोड़ कर चंद गरीबों में बांट कर, ये जो कच्चे के इलाके के डाकू नहीं है वो ये काम करते हैं। उनके आपको पता है देहात में छुपने की बड़ी वजह यह है कि वो उन देहातियों की बहुत मदद करते हैं। उनको पैसा फराहम करते हैं, उनको अनाज फराहम करते हैं, लूट मार वो करते हैं। वो वहाँ से गुजरने किसी को नहीं देते लूटे बगैर। यही हालात ये इस एहसास प्रोग्राम के मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये एक टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स से अपना ब्यूरोक्रेसी का, अपने बाल बच्चों का और बनी गाला का सबका पेट भरा जाएगा। उसमें से जो बचा कुचा जो आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, ये एहसास प्रोग्राम के पैसे लेते हुए ये देखें, ये लाइनों में जो लगे लोग हैं, ये ख़वातीन जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, वो इतनी शदीद गर्मी में इंतजार कर रही हैं। आपकी एड़ियां रगड़ने वाला हिसाब है यहाँ पर। आपने ये चंद हजार रुपए लेने के लिए आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है, सीधी बात है। देखें जो रियासतें हैं वो कैसे चलती हैं? रियासतें चलती हैं कि अपने लोगों को रोजगार फराहम करती, अपने लोगों को लंगर खानों पर बिठाकर लाइनें लगवा कर रियासतें नहीं चला करती। आपने एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को में अनाज तकसीम करके उसकी तस्वीरें, वो बहुत अच्छे विजुअल्स बनते हैं हमारे लिए। तो कि गर्मी में लाइनें लगी होती हैं और लोग ले रहे होते हैं कि कांटे थैले के लिए, बेचारे तरस रहे होते हैं। आपने यूटिलिटी स्टोर्स पर देखा, ये शादमान वाले स्टोर पे तो बहुत ही बुरा हाल था कि घी के लिए, सस्ते घी के लिए लोग किस तरह से परेशान थे। सुबह बंद है स्टोर, उसके बाद लाइनें लगी होती थी। यही कुछ होगा। ये एहसास प्रोग्राम इस तरह की चीज़ों के, आपको भी पता है मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ। मैं रमज़ान बाज़ारों की, और मैं कहता हूँ इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है और अगर आप सूबे में गुड गवर्नेंस कर रहे हैं तो आपको एक मोहल्ले की दुकान पर भी सौदा सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप उस तरफ जाएंगे नहीं। आपके मंडियों में कुछ रेट हैं, आपके बाज़ारों में कुछ रेट हैं, आपके जो बहुत छोटे दुकानदार हैं वहाँ कुछ रेट हैं। किसी जगह कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता है। आप चाहे डीसी चेंज करें, कमिश्नर चेंज करें, कोई वज़ीर आला भी तब्दील करें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये एहसास प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। अगर इसका पैसा भी आपने अवाम की जेबों में से निकालना है और निकाल कर आपने खुद भी खाना है और कुछ बांट कर उसकी तस्वीरें बनवानी है, तो ये गुनाह है, ये सवाब नहीं मिलेगा। इस तरह का एहसास प्रोग्राम, आपने सही लफ्ज़ बोला कि ये बेएहसासी प्रोग्राम है जिसमें किसी के कोई एहसास नहीं किया जाएगा। कुछ पैसे बता दें कितने इस एहसास प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं और फिर उसमें से जो टैक्स निकाल लिया जाएगा, बीच में से रह क्या जाएगा? अच्छा, उसमें भी एक टैक्स और भी है। वो जो वहाँ लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं वो अलग पैसे लेते हैं, वो अपने फिर उसके बाद वो जो आपको पैसे जारी करता है, मेरे अपने ड्राइवर जो हैं शहबाज, उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे लेने गए, उनको 12,000 की जगह 8,000 रुपये मिला। अच्छा। 4,000 रुपया वहाँ कमीशन काट लिया गया कि हम आपको दे रहे हैं,
इसका ये कमीशन 4000 रुपया हम रखेंगे। और ये कहता है जी मैंने खपशप भी डाली, सब कुछ किया, तो उन्होंने 2000 मुझे और दे दिया। लेकिन वहाँ जो खवातीन की लाइनें थी, वहाँ कहता बहुत ही बुरा हालात है। वहाँ पे लोगों को वो 12000 की जगह पे वो 8000 6000 और कहते बीबी आई फारे आई पैसे आए ने, अगली दफ़ा पैसे आन के तन दे देंगे। ये सूरत हाल थी। और इसी साथ प्रोग्राम को अब पंजाब गवर्नमेंट, ये मेरे ख्याल माल बनाने का कोई प्रोग्राम है, मुझे लगता है ऐसे है कि ये बहुत कम लोगों को करने वाले ये लोग हों तो अस्पतालों में लोग और उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं ही एक जगह टैक्स लगा दूं, मुझे इजाज़त दी जाए और मैं लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं सोने नहीं दूंगा, भूखा तो वो दूर की बात है, मैं लोगों को सोने नहीं दूंगा। मुझे जगह टैक्स लगाने की इजाज़त दी। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है। क्या दिया जाता है आवाम को? ये टूटी फूटी सड़कें, ये जगह जगह तजावजात, ये जगह जगह बेहंगम ट्रैफिक, छोड़ दें ये सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। आपको जब आटा नहीं मिलता, आपको जब घी और कुकिंग ऑयल का उसके ट्रिपल रेट मिलते हैं। मैं तो टैक्सों की बात कर रहा हूँ, जो टैक्स हम पे करते हैं। एक माचिस की डबिया पे भी 17% जनरल सेल्स टैक्स मैं अदा करता हूँ, माचिस की डबिया पे भी। तो मुझे बताएं ये सारे टैक्स कहाँ जाते हैं? और उस पर एक नया टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट, और वो एहसास के नाम से लगाएगी, तो ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये एहसास तो नहीं है, बेएहसासी है। और ऐसा एहसास करने वाले ना ही करें, तो ना ही करें, और थोड़ा सा सोच लें कि इस जहां के बाद अगले जहां भी जाना है और जवाब देना है। मेरे ख्याल से फिर बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और मंसूबों की लागत अरबों रुपए में बढ़ जाती है और काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो एक आम आदमी के बारे में मैं सोचती हूँ कि जिसने घर बनाना है, जिसने कुछ नया प्लॉट लेने का सोचना है, जैसे अक्सर हम बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं और फिर जब देखते हैं कि अच्छा पैसे इतने हैं और आगे से इतनी महंगाई है, सो चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मेगा प्रोजेक्ट्स की, जिसके लिए फंड्स की किल्लत है और एलडीए ने 5 अरब रुपए मांग लिए हैं 10 मंसूबों के लिए। आपको ये भी बताएं कि 16 अरब से लागत बढ़कर 35 अरब से भी तजावुज कर गई है। सो ये मंसूबे फिर ना ही समझे आमिर भाई कभी मुकम्मल? मेरा ख्याल है ना ही समझे। जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी गवर्नमेंट इसको शुरू कर पाएगी। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीमेंट की बोरी जो है वो उसकी कीमत अगले पिछले 2 साल से अगर कंपेयर किया जाए तो वो डबल पे चली गई। सरिया जो है वो चला गया, फिर रेत चली गई, बजरी चली गई। ये वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जिस तरह के यहाँ पे स्विचेस नहीं बनते हैं, वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छे स्विचेस यहाँ नहीं बनते हैं, अच्छी मशीनरी यहाँ पर नहीं बनती है, वो बाहर से आती है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर गया, इनके रेट भी बहुत ऊपर चले गए। ठेकेदार क्या करे? जिसने 100 रुपये में एक बिड ली थी, अब वो उसको 150 रुपये में पड़ रही है, तो क्या आपके ख्याल से वो उसको 160 नहीं करेगा? सही कहा आपने। करेगा ना, वो 10% अपना भी निकालेगा उसमें से, फिर उसमें से कमीशन निकालेगा। फिर एलडीए के अफसरान की, जिनके एहसासों की आज तक छानबीन नहीं हो सकी, गुज़िश्ता अगर 12 साल 15 साल से सिर्फ एलडीए के अफसरान के एहसासों की छानबीन कर ली जाए तो अरबों रुपये का रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है, पैसे इकट्ठे कर सकती है, अगर इनकी सिर्फ छानबीन शुरू कर दी जाए। तो मुझे बताएं इस हालात में क्या मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे? यहाँ बैठे दुरे नियाब ने, आपको याद है पिछले 2 माह में, 3 माह में या 4 माह में, आप 6 माह तक ले जाएं इसको, कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यहाँ पर डिस्कशन की कि वो इस लेवल पे पहुँच गया, वो अभी उसके नक्शे बन गए, ये अभी बहुत बड़ा एक एरिना बनने जा रहा है, शॉपिंग एरिना जौहर टाउन में। इतनी खुशी होती थी ये ऐसी खबरें सुन के। 2 मीनार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जेल रोड में, और पुल के पास वो जगह हैं। दूर जब भी मिलता है वो बेचारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है, बींगिल हो रही, हम खुश हो जाते हैं। वाह, लेकिन कोई प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट था जो गुलबर्ग से लेकर आपने मोटरवे तक लेकर जाना था? बिल्कुल लेकर जानी थी आपने, एक्सप्रेस वे जो बनाने वाले थे, यकीन और उसको आपने मैकडोनल्ड से शुरू करना था और फिर आपने मोटरवे तक उसको लेकर जाना था, ताकि बहुत बड़ा ट्रैफिक का इज़्दिहाम जो मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड है, वो इससे होता हुआ मोटरवे पे चला जाए और लोगों को सहूलत हासिल हो। कहीं चलनी थी, कहीं शॉप एरिना, और वहां के वहीं बैठे। अभी नहर के साथ साथ ये दुरे के प्रोजेक्ट अगर सुन ले तो मुझे नज़र आता था कि अगले 5 साल में, 7 साल में जो लाहौर है, ये शायद यूरोपियंस को देखने के लिए आएंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि इसको यूरोपियंस नहीं बल्कि हम शायद अफ्रीकी ममालिक में देखने जाएँ कि वहाँ के जो शहरों के हालात हैं वो लाहौर के हालात हैं। नहीं, ये इस पर अल्लाह ताला तो रहम फरमाता है, अल्लाह ताला तो करम फरमा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सही।
अगर आप लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे, मसलन क्रीम ब्लॉक वाला ओवरहेड ब्रिज बनना था, कहाँ गया प्रोजेक्ट? ख़त्म हो गया। बुज़दार के दौर में जो एक आध प्रोजेक्ट बना भी, वो लाल शहबाज के अंदर वाला अंडरपास और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाला अंडरपास, उसके जाके देखें उखाड़ दिया जाता है। मुझे नहीं समझ आ रही क्या मसला है वहाँ में ड्रेन ही नहीं है क्या उखाड़ क्या दिया जाए? फिरोजपुर रोड 3 दिन अब उनका क्या कोई उखाड़ लेगा जिन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट खराब किए? सारा आज तक मलबा पड़ा है उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले अंडरपास के पीछे। मैं तो खैर उधर से जाता नहीं हूँ, लेकिन एक आध दफ़ा जाना हुआ तो वह आज भी मलबा पड़ा है, वहाँ आज भी ड्रेन नहीं है। किस तरह के हालात में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए? जो बाकी मुकम्मल होने हैं मुझे बताएं वो किस तरह से मुकम्मल होंगे? ठेकेदारों की लागत बढ़ती है, वो मटीरियल में और मज़ीद घटियापन, वो बी से सी में चले जाते हैं, सी में शायद आगे डी और ई और एक्स और वाई और जेड पे चले जाएं, कहीं चले जाएं। अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, और जब अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा तो ये ख़तरे का बायस है। मुझे ख्याल है कि सारे प्रोजेक्ट्स रोक कर दोबारा से इनकी करनी चाहिए और डॉलर के अगले साल 5 साल के मद्देनज़र रखते हुए रेट फिक्स करने चाहिए और फिर ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने चाहिए। ये लागत बढ़ती चली जाएगी। आपके ख्याल से क्या बनी गाला से इनके बनाने की इजाज़त आ जाएगी? हरगिज़ नहीं आई, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एलडीए की स्कीमों को कामयाब करा दिया जाता, अगर एलडीए की स्कीमों को कामयाब करा दिया जाता तो प्राइवेट माफिया कहाँ से कमाता? बिल्कुल आपने सच्चा सोचने की बात है, छोटी सी बात है। एलडीए की हर स्कीम जो है वो आपको पता है रोले गोले, चाहे एलडीए एवेन्यू 1 हो चाहे एलडीए लाहौर सिटी हो, वो इसी रोले गोले में रहती है और यही अफसरान रखते हैं, यही मास्टर प्लानर्स रखते हैं ताकि प्राइवेट लोग जो हैं वो कमाते रहें और गवर्नमेंट के ज़रिए आवाम को कोई सहूलत मिलने ना पाए। ये इस गवर्नमेंट का अव्वलीन मुझे लगता है जो फरीज़ा है वो ये है कि अवाम को कोई सहूलत मिलने ना पाए। लेकिन अवाम ने ही इनको सेलेक्ट करना है और वो टाइम मेरे ख्याल से अब दूर नहीं है। अवाम का ख्याल भी कर लेना चाहिए ताकि फिर जब आपने अवाम के अच्छा वो कितना दूर है? 2 महीने बाद 6 महीने बाद होएगा ना। यहाँ लोग अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। एक लम्हे का पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले लम्हे में मैं इस बात को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल आपने सही कहा। हज़रत अली करमल्लाह वजह ने तो फरमाया कि मौत के लिए इतना टाइम भी नहीं है कि आप पाँव में जूती पहन सकें। बिलाशुबा नहीं है, बिलाशुबा। तो ये मुझे बताएं इन हालात में ये लोग किस तरह की ब्लैकमेलिंग, किस तरह के घपले, किस तरह की पोस्टिंग्स और उसमें पैसे कमाना और बनाना, ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं तो आज तक ये सोचता हूँ कि इनको मौत याद क्यों नहीं आती। और यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जनाजों में शिरकत करते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जनाजों पे जाकर शिरकत करने के साथ इनकी वो गैदरिंग्स भी जो है ना आमिर भाई सिर्फ दिखावे के लिए, वो दिखावे के लिए होती है। लेकिन इनको ख्याल तो आता होगा कि ये अभी जो कब्र में जा रहा है इसका हिसाब आज से रात से शुरू हो जाएगा। फिर ये लोग कैसे कर लेते हैं, किस तरह से ये बेईमानियाँ, ये धोखेबाजियाँ, ये फ्रॉड, ये इक़्तिदार की हवस और लालच ये लोगों में कैसे आ जाती है? आज आपकी आंख बंद हो जाए तो यकीन माने ये चीजें मट्टी का ढेर हो जाती हैं। कोई मट्टी है ही मट्टी, है ही मट्टी। और फिर आपको भी नहीं पता कि आप जिनके लिए चीजें जमा कर रहे हैं वो आपको कभी आके पूछेंगे भी, आपकी कब्र पे फाते भी पड़ेंगे या नहीं। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। कोरोना का खतरा है और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसला ये किया गया है 5 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। वक्त कम है आमिर भाई, अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला है और लगना चाहिए। आमना खान को भी लगना चाहिए, वो बैठी प्रोग्राम शायद देख रही हो उसको भी लगना चाहिए, तमाम बच्चों को लगना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उनको जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है। शायद इन बच्चों को देखकर उनको शर्म आ जाए और वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से महफूज रखें, खुद भी महफूज रहें, अपने बच्चों को भी, अपने मोहल्ले वालों को भी, अपनी मस्जिद वालों को भी, अपने ग्राहकों को भी, दुकानदारों को भी इससे महफूज रखें। ये बहुत बुरी बीमारी है, मैं भुगत चुका हूँ, तो खुदारा कोई अल्लाह ताला इस पर किसी दूसरे को मुब्तला ना करे, लेकिन ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आना। बिल्कुल ऐसे। और ब्रेक में भी हम ये बात कर रहे थे कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत है, तंदुरुस्ती है तो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं इन पर गौर कीजिए, या आपकी सेहत के साथ जुड़ी हैं, आपके बच्चों की सेहत के साथ जुड़ी हैं, ज़रूर इस पर जो है अमल कीजिए, वैक्सीनेशन कराएं, अपने आप को महफूज बनाएं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होंगी, फिर शो में वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम शामिल करने वाले हैं कुछ मौसम की सूरत हाल। सेगमेंट है हमारा टुडेज़ वेदर। सो पीडीएमए की तैयारियां क्या हैं, हमारे साथ खालिद मसूद साहब मौजूद होंगे, उनसे जान लेते हैं कि पीडीएमए ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं।
सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो अभी तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहतर है, इससे कबल जब खतरा था तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितना पानी जो है वो रावी में हो तो आप अलर्ट जारी कर देते हैं, खतरा होता है, और इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या होती है? थैंक यू मैम। रावी का जो हाल है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा, तकरीबन लाहौर के इर्द गिर्द हर जगह पे आबादी आ चुकी है, और जो रिवर बेड था एक्चुअली उसके अंदर भी लोगों ने कच्ची आबादी टाइप खुद ब खुद एक स्पोरेडिक जैसे होता है फ्लक्स, वो आबादी का बन चुका है। वैसे तो 40,000 क्यूसिक जो है वो सेफ है, यहाँ पे हम उसको नॉर्मल समझते हैं। 40,000 क्यूसिक लाहौर और शाहदरा से जब गुजरता है ट्राइबी साइफन से ठीक है, लेकिन क्योंकि आबादियाँ भी बन चुकी हैं तो अब हम उसका एक सेफर साइड पे 10 से 12,000 क्यूसिक को बिल्कुल ही नॉर्मल समझते हैं, और अगर उससे ऊपर चला जाए 40,000 क्यूसिक तक पहुंचे तो हम कहते हैं कि लो फ्लड आ रहा है। अब लो फ्लड की सूरत हाल ये होती है कि वो भी खतरे वाली बात नहीं होती, इसका मतलब है कि ये मैनेजेबल है, बस उसका फर्स्ट ईयर है। इसके आगे बढ़ता है 50-60 हज़ार तक तो मीडियम फ्लड कहते हैं, मीडियम फ्लड तक भी सेफ है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि लाहौर और शाहदरा के इलाके में ख़ास तौर पर, अब क्योंकि रावी में काफ़ी अरसे से पानी नहीं आता तो मेल्सी तक ही रिवर बेड के अंदर लोगों ने अपने मकानात वगैरह बना लिए हुए हैं। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि उनको टाइमली बताया जाए ताकि जो बेड के अंदर लोग रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं या कच्चे घर बना के रह रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाएं। इसके लिए हम अलर्ट जारी करते हैं। जैसे ही पीछे से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि देयर इज एप्रीहेंशन कि पानी ज़्यादा आ सकता है, उस एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हम आमतौर पर जारी करते हैं। लास्ट टाइम जो 1,71,000 क्यूसिक कुछ से उन्होंने छोड़ा है, इंडिया वाले बैराज से छोड़ा गया है, वो जब जसड़ पहुंचा है तो वो 71,000 क्यूसिक रह गया था। वहां से अब नीचे आते आते कल शाम को जो जसड़ के मकाम पे टोटल 29,000 तक चल रहा था, नहीं 45,000 तक चल रहा था, और रावी और शाहदरा की 29,000 चल रहा था। इस वक्त जैसे आपके नुमाइंदा भी बता रहे थे 21 से 23,000 के दरमियान शाहदरा और रावी साइफन पे चल रहा है, और ये क्वाइट नॉर्मल है। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को है जो रिवर बेड के अंदर रह रहे थे। ठीक है खालिद साहब, ये कहिएगा कि जो भारत से पानी आ जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसानात उसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जिसके लिए आप पहले से तैयारी करके रखते हैं, जो तैयारियां करके रखते हैं पहले से, वो भी बता दीजिएगा। जी, नुकसानात सबसे अहम तो ये होता है कि जो लोग उधर कच्चे घरों में रहते हैं उनके घर जो है वो नुकसान उनको पहुंच सकता है। इसके अलावा मतलब अगर वो टाइमली वहाँ से इवैक्यूएशन नहीं होती तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर आमतौर पर क्या पीडीएमए के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल अगर आ जाए तो उससे निपटने के लिए फौरी तौर पर आप इंतजामात कुछ कर सके? जी बिल्कुल, इन हालात में तो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी फोर्स होती है, 112 हमारी फोर्स है फील्ड की, और पूरे डिपार्टमेंट जो भी रिस्पांस एजेंसीज हैं, इरिगेशन से लेके हेल्थ, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, सारे हमारी फोर्स है। हम उनको जो अलर्ट जारी करते हैं उसका मतलब ये होता है कि एडवांस डिप्लॉयमेंट करें। अगर हमें खदशा लगे कि फलां फलां इलाके में पानी आ सकता है या ओवरफ्लो हो सकती है, तो वहाँ हमारी टीमें एडवांस में डिप्लॉय कर देती हैं। उसके अंदर 1122 का स्टाफ भी होता है, बोट्स हैं और रेस्क्यूअर हैं, गोताखोर लोग होते हैं, साथ मेडिकल कैंप्स हैं, फूड का इंतजाम कर लिया जाता है साथ साथ, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एडवांस डिप्लॉयमेंट ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि एप्रीहेंशन भी है कि कुछ हो सकता है तो हमारी टीमें वहाँ डिप्लॉय कर जाए। इस तरह हम नुकसानात को मिटिगेट कर लेते हैं, कम से कम हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर बताना चाहें कि कुछ आपकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया, कुछ अनाउंसमेंट ऐसी की गई, या जो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा पूरी कौम को और पंजाब की आवाम को कि डिज़ास्टर जो है वो नेचर की तरफ से भी होता है और कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी तबाही आती है। हमारा अपना जो रोल है इंडिविजुअल, हर फर्द का और हर घर का, वो बहुत अहम होता है। अब अगर बारिशें आ रही हैं तो हमें खुद केयर करना है कि हमारे बच्चे बाहर ना निकलें, हमारे बिजली के स्विच अगर कहीं ख़राब हैं तो उनको ठीक करवाया जाए, बारिश के दौरान बच्चों को छत पे ना जाने दिया जाए, वहाँ कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। और अगर पीडीएमए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे पानी आने का ख़तरा है, और आप चाहे बाद में पानी ना आए लेकिन अपनी जान और अपने माल की हिफाजत खुद करनी है, तो उनकी एडवाइस पे अमल करें और उस जगह को विकेट करें ताकि बाद में परेशानी से बचा जा सके। सही
सही, थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल जो है वो अब ख़तरा टल चुका है, लेकिन इस अमर की है कि हंगामी तौर पर जो कोशिशें की जानी चाहिए वो उस तरह से हम देखते हैं हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है। सो इस पे ताउन इंतज़ामिया के साथ लोगों को भी करने की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि देखा ये जाता है कि झुग्गियाँ अगर हटाई जाती हैं वहाँ पर दोबारा आके लोग उसी तरह से झुग्गियाँ बना लेते हैं, जो ऑल्दो उनके अपने लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमने जाने एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ टैक्स अदायगी के हवाले से। टैक्स कल्चर को आम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमसे टैक्स ले लिया जाता है, जो बड़े बड़े टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ घेरा तंग नहीं किया जाता, उनको नहीं पकड़ा जाता। असल में टैक्स देना भी उन लोगों को चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अब हाँ मैं टैक्स PRA लेगा, या फिर इसके साथ साथ जो टैक्स का उन्होंने देना है वो FBR को जमा कराना है। और कितना टैक्स जो है वो, क्योंकि लोग कहते हैं आप ड्रेसेस खरीदे उस पर डबल ट्रिपल टैक्स है, तो इसके लिए इसको चीज़ों को समझना जो है, आप तक पहुंचाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये, कुछ चीज़ें जिनमें आपको इबाहम है वो हम दूर करेंगे। हमारे साथ उमर फारूका साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि फोकल पर्सन PRA एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उमर जी। वेलकम सलाम, थैंक यू सो मच जी। मैं आपका और आपके शो का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। और जहाँ तक आपने ये एक जनरल इशू है जो कि अवाम को थोड़ी सी इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखें, जो मेजर फ़र्क है ना जी, मैं आपको अगर हम बेसिक टर्म्स में चले जाएं तो किसी भी बेसिक टर्म्स में दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स, उसको हम अगर दूसरे लफ्ज़ में बोले तो वो इनकम टैक्स होता है। आपकी किसी भी किस्म की अर्निंग है, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे वो सैलरी है, या कोई बिजनेस से अर्निंग है, उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपने FBR को जमा करानी है इनकम टैक्स की मद में। ठीक है। जो हम आप देखते हैं कि हम साल के एंड में सारे रिटर्न फाइल करने के लिए भाग रहे होते हैं, अभी 30 सितंबर डेट आ जाएगी लास्ट, तो हमने FBR को रिटर्न जमा कराने हैं। अच्छा, इसकी जो दूसरी किस्म है जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, और इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स की दो इकसाम है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से ये मुराद कि अगर आपको टेंजिबल चीज़ बेचने, फॉर इंस्टेंस ये सोफ़ा बेच रहे हैं, कोई स्टील की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, उस पर जो सेल्स टैक्स लगेगा दैट गोज़ टू FBR। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेकंड जो किस्म है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। आप सर्विस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस डिज़ाइनर की एक सर्विस है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग सर्विस है, बार्बर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाने जा रहे हैं। ये तमाम सर्विस के एम्बिट में आते हैं। और 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2012 के बाद सूबाई अथॉरिटीज़ को इसका इख्तियार दे दिया गया था कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वो वसूल करेंगे, एंड PRA इज वन ऑफ देम। पंजाब के अंदर जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो PRA कलेक्ट करता है। यानी PRA का काम है सेल्स टैक्स पे जो वसूली की जाती है, सर्विस सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे जो वसूली की जाती है। इसमें अगर हम बड़ी बड़ी सर्विसेज का नाम ले लें, नॉर्मली तो हमारे एक्ट के अंदर 70 हेड्स हैं इस टाइम, लेकिन उनमें से जो बड़ी सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, कंसल्टेंसी है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम जो हैं सर्विस सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। और इसी तरह एंटरटेनमेंट सेक्टर, जिसमें से जिस तरह सिनेमाज, थिएटर्स या कोई भी एंटरटेनमेंट फैशन शोज होते हैं, ये 2020 के फाइनेंस बिल के बाद एक्साइज से ट्रांसफ़र होकर PRA के पास आ गए हैं, और अभी तक हमने इस पर टैक्स रेट 0 रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि रीसेंट बजट के अंदर भी हमारा प्लान था कि हम इस पर टैक्स 5% इम्पोज करेंगे, लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने एक तो इनको 5 साल के लिए रिलीफ दे दिया, और दूसरा हमने ये देखा कि कोविड की वजह से ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ये तो खुले ही बहुत लेट हैं। रेस्टोरेंट्स ऑल्दो एक कोविड की वजह से इफेक्ट होने वाला सेक्टर था, लेकिन वो फिर भी टेक अवेज और डिलीवरीज चल रहे थे, वेराज के सिनेमाज जो हैं वो टोटली बंद थे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करता चलूँ कि अवाम में ना एक टैक्स ऑफिसर्स का या जो एक गवर्नमेंट सेक्टर्स का एक डर होता है, डर है, खौफ है, टैक्स के नाम पर ही लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। अब देखें, अगर आपको कोई गवर्नमेंट का नोटिस आ जाता है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि हम ढूंढते हैं कोई सिफारिश, कोई रेफरेंस, कि हमें कोई रेफरेंस मिल जाए उस ऑफिसर तक का। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि PRA का स्कोप ऑफ वर्क या काम करने का तरीका बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ऐसे है कि हम लोग परसुएसिव मेजर्स में बिलीव करते हैं रादर देन हार्श मेजर्स में। हमने हमारा पिछले साल का जो बजट था, बजट से मुराद सॉरी, हमारा जो टारगेट था वो 155.9 अरब का था। ठीक है जी। हमने जो कलेक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह वो 170 अरब क्रॉस किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। बट यू विल बी अमेज्ड, विदाउट एनी सीलिंग, विदाउट एनी इन्फोर्समेंट, दैट्स ग्रेट, विदाउट एनी ऑडिट। कैसे?
अच्छा, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे एक तो हमारी स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी है, उसके अलावा हमारी ओपन डोर पॉलिसी है पीआरए के अंदर। अच्छा, यानी कि अ टैक्स पेयर कैन वॉक इन विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, चाहे वो ऑनरेबल चेयरपर्सन के पास आ जाएं, चाहे वो कमिश्नर साहब के पास आ जाएं, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस टाइमिंग के अंदर ओपन डोर पॉलिसी के तहत टैक्स पेयर हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने रेगुलरली हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं टैक्स पेयर एजुकेशन के लिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम लोगों को पता हो कि बेसिकली टैक्स जो वसूल उनसे किया जा रहा है उसकी डिटेल्स उन्हें बताई जाए। एग्जैक्टली। अब देखें कि हम लोगों का जो रिकॉर्डेड फिगर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो 500 से 5000 से ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली या जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट उनको विद होल्डिंग एजेंट करार देती है। I mean, अगर कोई सर्विस आप लेते हैं एज ए गवर्नमेंट सेक्टर तो आप टैक्स विद होल्ड करके पीआरए को जमा कराएंगे। जब हमने उनकी अवेयरनेस शुरू की तो हमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा ऑटोमेटिकली जो टैक्स की कलेक्शन है वो बढ़ती चली गई। सही। इसके अलावा हमारा एक और भी है कि हम लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हम उनके भी सेमिनार्स करवाते हैं ताकि जब कल को उन्होंने आके अपना बिजनेस करना है, आपके ये इल्म में होगा आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खासतौर पे ये चाय स्पॉट्स का ट्रेंड बना हुआ है, या रेस्टोरेंट्स हैं, या इवन ब्यूटी पार्लर्स की साइड पे भी आती हैं जो खासतौर पे फीमेल्स होती हैं। तो उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि उन्होंने किस किस डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करना है और टैक्स कैसे पे करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आवाम की फैसिलिटेशन के लिए बात करें तो हम लोगों ने ख़ास तौर पे जो हमारा बड़ा कमिश्नरेट लाहौर का है, हमने टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को लगता है टैक्स पेयर को कि मैं कंसल्टेंट या लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं खुद रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ और मैं खुद रजिस्टर होना चाहता हूँ, ही कैन जस्ट वॉक इन आवर टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर और हम उसको रिटर्न फाइल करना भी सिखाएंगे और हम उसकी रजिस्ट्रेशन भी उसको करके देंगे। ज़बरदस्त। तो ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि आप लेट्स सपोज मैं रेस्टोरेंट में गई हूँ, मैंने अपना टैक्स भी वहाँ पे कर दिया, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स भी इसमें मुलव्वस होते हैं कि वो उस तरह से पे आगे नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ घेरा कैसे तंग किया जाता है? मतलब मैंने तो फिर अपना काम कर दिया, वो तो फिर वहाँ पर ही रिजल्ट रहा ना, पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्टोरेंट के अंदर जब आप कभी खाना खाने जाएं तो आपने इनवॉइस पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये एक बड़ी ये बहुत अहम चीज़ बता रहे हैं जी, सब लोग सुन लें जी। अच्छा, रेस्टोरेंट की इनवॉइस के ऊपर PNTN होगा, दैट इज़ पंजाब नेशनल टैक्सेशन नंबर। रेस्टोरेंट की इनवॉइस के ऊपर STRN की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि STRN FBR इशू करता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि रेस्टोरेंट गुड्स नहीं बेच रहा। इसको समझने की जरूरत है कि रेस्टोरेंट खाना प्रिपेयर करके आपको सेल करे, दैट इज अ सर्विस। आप उधर जाके ऑर्डर करते हैं, वो खाना प्रिपेयर करता है और आपको सेल करता है। अच्छा, इनवॉइस के ऊपर रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस, उसका PNTN, देन जो आपने ऑर्डर किया है उसकी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड सेल्स टैक्स और टोटल अमाउंट पर सेल्स टैक्स ऐड करके। ये एक जो हमारे लॉ के तहत जो सेक्शन 30 है वो कहता है कि इनवॉइस ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट टैक्स दे रहा है हमें या नहीं दे रहा? उसका बड़ा आसान तरीका है, आप सिंपली PRA की वेबसाइट खोलें, सर्च टैक्स पेयर में जाएं और उसका वहाँ पे NTN डालें, आपको उसका कंप्लायंस लेवल पता लग जाएगा। ठीक। इसके साथ साथ आपने एक बात की थी कि एक लोगों के जहन में ऑब्वियसली आता है टैक्स चोरी का वर्ड, कि फॉर इंस्टेंस मेरे से तो वो पैसे ले रहा है, क्या वो हुकूमत को भी जमा करा रहा है या नहीं करा रहा? तो इसके लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, हम उसको EIMS कहते हैं। हमने उन तमाम रेस्टोरेंट्स के लिए कंपल्शन कर दी है कि जिनकी सालाना सेल 1 करोड़ रुपए की है, यानी कि 10 मिलियन की अगर सालाना सेल है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करते हैं तो रेडी यानी कि रियल टाइम पे हमारे पास वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसमें कि टैक्स चोरी का वर्ड ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसके अलावा जहां तक हमारी बात है कि हम घेरा तंग करने के लिए या किसी को सील या बिजनेस में, तो सिर्फ और सिर्फ जो कि कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको बार बार बेतहाशा बार नोटिस भेजने के बावजूद जो नहीं आते, हमारी मजबूरी है कि हमें फिर कानून को फॉलो करते हुए उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन करना पड़ता है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अपडेट मुझे अपने नाज़रीन तक पहुंच, डेबिट कार्ड और कैश पे करने में भी कुछ रेस्टोरेंट्स में अभाम रहता है कि अगर डेबिट कार्ड से आप कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन, ये समझा दें क्योंकि लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पता। जी बेहतर। अच्छा, इसमें ऐसे है कि गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि कोई भी शख्स अगर रेस्टोरेंट खाना खाने जाता है और वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करता है तो उसको टैक्स 5% पे करना पड़ेगा, ना कि 16%। अगर वो कैश पे करेगा तो उसको 16% टैक्स लगेगा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि कुछ रेस्टोरेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसमें से मैं बताता चलूँ इंटरनेशनल चेन्स हैं मेनली। अच्छा, उसके पीछे एक वजह है, उनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है एक नोटिफिकेशन के तहत। वो नोटिफिकेशन ये है,
एक चीज़ कहलाती है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इसमें, ठीक है। सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आवाम को समझ आ जाए। आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको उस बिजनेस चलाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना, चाहे वो केचप हो चाहे चीज़ें हों, और आप उस रॉ मटेरियल पे 1 लाख रुपया टैक्स दे के आते हैं। अब आपने बर्गर्स बनाए, पिज्ज़ाज बनाया, आपने कस्टमर्स को बेच दिया और कस्टमर से आपने 2 लाख टैक्स वसूली की। अल्टीमेटली आपने हुकूमत को क्या जमा कराना है? उस 2 लाख में से वो पहला 1 लाख माइनस करके, तो आपने 1 लाख रुपया सिर्फ हुकूमत को जमा कराना है। अच्छा, इस केस में ये था कि जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करते थे जिस पे कि 5% टैक्स आयद होता था, इस पे ये वाली फैसिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं अलाउ की थी, ठीक, जिसमें कि इंटरनेशनल चेंज जो कि अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं और हैवी अमाउंट्स ऑफ टैक्स दे के आती हैं, तो उनको थोड़ा सा फिर मुश्किल पेश आती थी। तो उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा जिसपे कि उनको हमने एग्जेम्पशन दी हुई है। अगर आप किसी इंटरनेशनल चेंज में खाना जाते हैं और डेबिट कार्ड के ऊपर वो 16% टैक्स आयद करते हैं, आप उनसे एग्जेम्पशन लेटर मांग सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे, वो दिखाने के पाबंद हैं। हमारे पास किसी लोकल रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन ही नहीं आई क्योंकि उसकी ये ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल अवाम के जहन में आता है कि हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं है या वो काम नहीं कर रही। ये भी मैं बताता चलूँ कि कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसमें कि ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाए कि आपने डेबिट कार्ड की मशीन रखनी ही रखनी है। अच्छा, ये किसी भी बिजनेसमैन की फ्री विल है। अब आपके ये में होगा, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दीनी कॉन्सेप्ट भी होता है, वो तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाते, उनका मकसद ये होता, तो आप किसी पे इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्रेडिट कार्ड की मशीन रखे। अलबत्ता अगर वो क्रेडिट कार्ड की मशीन रख के 16% टैक्स चार्ज कर रहा है और उसके पास एग्जेम्पशन भी नहीं है, फिर हम उस पर एक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी होती है तो मैं तो चाह रही थी बहुत सारी चीज़ें पूछना ताकि मैक्सिमम लोगों को हम एजुकेट भी कर सकें और बता सकें कि टैक्स पे करना उनके लिए कितना बेहतर होता है, कितना ज़रूरी होता है और किस तरह उनको सिक्योर करता है। उमर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। है सैमसंग के आज डिफरेंट मॉडल हमारे पास हैं जी। सैमसंग A13 मोबाइल है, प्राइस इसकी 39,499 रुपीज़। A13 सैमसंग मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 43,099 रुपीज़। इसके बाद मोबाइल है सैमसंग A22 मोबाइल, 37,999 रुपये। और सैमसंग का ही A32 मोबाइल है, इसकी प्राइस है 50,099 रुपीज़। और अब हमारा सेगमेंट है माल का हाल। करेंसीज के रेट क्या हैं डिफरेंट, आपके साथ शेयर करेंगे। कि आप बचत कैसे कर सकते हैं, सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। अच्छा जी, ब्रांड्स हैं कुछ हमारे पास जहां पर ऑफ लगी है। सबसे पहला ब्रांड है सिफायर, जहां पर 50% ऑफ है। आप जाएंगे तो जी यहां पर आप ऑफ से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद इत्तेहाद पे 75% ऑफ। सना सफीनाज पे 30% ऑफ। क्रॉस स्टिच पे अगर आप जाएंगे 50% ऑफ होगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स जिसमें आपको सेल्स भी बता दी और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जी करेंसी रेट्स क्या हैं।
और इसके साथ साथ आपको मोबाइल रेट्स भी बता दीजिए। ओवरऑल हमारी कोशिश ही होती है कि वो तमाम चीज़ें हम कवर कर लें जो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती हैं, आपको घर बैठे तमाम रेट्स पता चल जाएं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पर, नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ। और वंस अगेन आपको ये कहना चाहेंगे जी, आप अपनी सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टैलेंट है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम आप अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।